Good morning, student. Class 6th, Geography portion, Major Domains of the Earth, same chapter, new topic, Main Ocean. In previous lecture, we will discuss about the continents, and now we will start the main ocean of the world on the earth. We know water accounts for about 70% of the earth crust and oceans from major part of the hydrosphere. यानी हमें ये पता है कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो 17% जो है वाटर से कवर्ड है. वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर. और कवर कैसे है? और अगर वो कवर है तो वो वाटर जो है वो बड़े बड़े ओशंस हैं जो हमें वो उन लैंडफॉर्म्स पे हमें बिग बिग ओशंस नज़र आते हैं. तो हम कहते हैं कि हाँ, अर्थ की जो लेयर है क्रस्ट वो बिग ओशन से, हाइड्रोस्फीयर से, वाटर से कवर्ड है ना. तो देर आर 5 मेन ओशन इन द वर्ल्ड एंड दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. हमें वर्ल्ड के 5 बिग 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 ओशन दिखते हैं वर्ल्ड में, अर्थ पे, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. ऐसे नहीं है कि एक अलग है एक अलग है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट जो जहाँ है उसको उसका नाम दे दिया गया. पहला है पैसिफिक ओशन. देखिए, लुक इट योर पैसिफिक ओशन. आप लोगों को पेज नंबर 177 निकालिए आप, आपको दिखेगा पैसिफिक. मेरे शायद पिक में आपको क्लियर ना दिख रहा हो. तो ये जो पार्ट है ये देखो लिखा हुआ है पैसिफिक ओशन. तो ये जितना पार्ट है ये पूरा पैसिफिक ओशन ही है. तो हमने इसको, क्योंकि इक्वेटर है हमारा यहाँ पर, ये ऊपर का नॉर्थ है नीचे का साउथ है, तो हमने इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन में डिवाइड कर दिया. दूसरा है हमारा एटलांटिक ओशन. तो हमने, ये रहा हमारा एटलांटिक ओशन. देखिए एक ही अर्थ का मूवमेंट नहीं है, ये अर्थ राउंड है, ठीक है. तो जो जहाँ है तो अर्थ पे उसको उस तरह से दिखाया गया है ग्लोब पे. आपको ऐसा नहीं आप ये सोचो कि मैम अभी तो यहाँ पे ये बताया, यहाँ घुमाओ फिर आपको ये दिखेगा. अगर आपके पास, जिसके पास ग्लोब है, आराम से आपको नज़र आ जाएंगे ओशंस कहाँ पर है. तो ये देखो कंट्रीज़ के बीच में भी बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये रहा, और यहाँ पर है यूरोप और अफ्रीका. इन दोनों के बीच में हमें एटलांटिक ओशन नज़र आता है. इक्वेटर बीच में से जा रहा है, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन. उसी तरह यहाँ हमें इंडियन ओशन को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको. यह हमारा छोटा सा इंडिया दिख रहा है, इसके नीचे का जो पार्ट है वो इंडियन ओशन है. उसके बाद आए आप, क्या बचा भैया, सदर्न ओशन, अंटार्कटिका ओशन. तो साउथ में अंटार्कटिका ओशन ही होता है. तो साउथ में यानी अर्थ का ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट को यहाँ ऊपर की तरफ दिखाया गया है. सॉरी. तो ये वाला जो पार्ट है हमारा सदर्न ओशन, अंटार्कटिका ओशन, तो वो ये है कि ये जो नीचे वाला पार्ट था इसका, ये साउथ का पार्ट है हमारा, ये वाला, इसको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाया गया है. तो ये हमारा है सदर्न ओशन, अंटार्कटिका ओशन, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो ये बीच का ग्रीन है, ये जो आसपास में जो दिख रहा है ना आपको वो, ठीक है. और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, तो ये है हमारा आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पर है, तो ये नॉर्थ पोल को यहाँ शो किया गया है. ये है हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक है. तो नॉर्थ पोल पे आर्कटिक एंड साउथ पोल पे अंटार्कटिक. सिंपल. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. पहला है पैसिफिक ओशन, जो हमने देखा था यहाँ पर, ये यहाँ पर.
तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन दिख रहा है हमें पिक में कि सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन ही है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 1/3 28% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का 28% एरिया जो है अकेले पैसिफिक ओशन ने कवर कर रखा है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 5000 to 6000 मीटर, यानी इसकी जो डेप्थ यानी गहराई जो है वो 5000 से 6000 तक है। इट इज डीपेस्ट पॉइंट इज चैलेंजर डीप इन द मैरियाना ट्रेंच, तो इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी इस ओशन का सबसे गहराई वाला पार्ट जो डीपेस्ट है, बहुत गहराई है, वो कितना है, वो 11,033 मीटर्स डीप है, जो क्या कहलाता है, ये चैलेंजर डीप है और ये मैरियाना ट्रेंच कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ये। सबसे अगर जितने भी ओशंस ले लें आप, उन सब में अगर सबसे डीपेस्ट सबसे गहराई वाला पॉइंट होगा, डीपेस्ट पॉइंट होगा, तो वो मैरियाना ट्रेंच ही होगा। आपकी इस वाली पिक में आप पेज नंबर 170 पर देखिए, ये मैरियाना ट्रेंच आपको दे रखा है। There are numerous big and small islands present in the ocean. इस ओशन में छोटे बड़े आइलैंड्स आपको दिखते हैं। ऑन द वेस्ट कोस्ट लाई न्यूजीलैंड, इसके वेस्ट कोस्ट पे न्यूजीलैंड है, जापान है, फिलीपींस आइलैंड है, ठीक है। इट इज़ सर्क्यूलर इन द शेप, ये शेप में सर्क्यूलर है। इट इज़ सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये इसके आसपास क्या देखने को मिलते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, ये देखो ना, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनोज आर लोकेटेड इन द बेसिन ऑफ दिस ओशन। जितने भी वर्ल्ड के एक्टिव डॉर्मेंट यानी जो वॉल्केनोज एक्टिव में, जो बार बार वॉल्केनोज बाहर आते हैं, तो वो सारे वॉल्केनोज की जितनी भी बिग एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें इस पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती हैं। थैंक गॉड हमारी कंट्री में नहीं है। द वॉल्केनो, these volcanoes form a ring and therefore it is called Pacific Ring of Fire। यहाँ पे जो निकलने वाले वॉल्केनोज हैं वो रिंग के शेप में बाहर आते हैं, इसीलिए इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक्स ऑकर अलोंग द रिंग ऑफ फायर। जितने भी वर्ल्ड के अर्थक्वेक आते हैं, जो बिग बिग अर्थक्वेक आते हैं, वो इस रिंग ऑफ फायर की वजह से ही आते हैं। द अर्थक्वेक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक ओशन। जो इक्वेटर है वो इस पैसिफिक ओशन को भी डिवाइड कर देता है, साउथ पैसिफिक एंड नॉर्थ पैसिफिक। पॉसिबल है ना कि इक्वेटर अगर जा रहा है बीच में से तो डिवाइड होगा, तो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही उसका नाम लेना पड़ेगा। उसके बाद है अटलांटिक ओशन। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशन जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। इट्स ईस्टर्न मार्जिन आर टच बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका, वेयर एज वेस्टर्न फ्लैंक आर टच बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। इस ओशन का ईस्ट पार्ट जो है वो किससे टच करता है, यूरोप और अफ्रीका से, और वेस्ट पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से टच करता है। इट फॉर्म्स एन एस शेप, ये एस शेप बनाता है। देखो पेज नंबर 177 पे फिगर नंबर 2 एस शेप बन रहा है इसका, हाँ बन रहा है, दिख गया मुझे तो। दिस ओशन इज द सैटेलाइज्ड ओशन एंड नॉट वेरी डीप एज कंपेयर टू अदर ओशन। एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 3330 मीटर्स। ये जो ओशन है ये सारे ओशंस में से सबसे कम गहरा है। इसका आखिरी डीपेस्ट पॉइंट 3330 मीटर ही है। इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज मिलवॉकी डीप इन द प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो है पोर्टो रिको ट्रेंच जो है 8605 मीटर्स। इट हैज़ अ हाईली indented coastline and ideal location for natural harbors. It is
one of the busiest ocean in the terms of the marine traffic, promoting trade activities and economic ties among the countries. ये जो है ये क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज हमें कॉन्टिनेंट्स हमें देखने मिलते हैं, तो ये जो है ये सबसे बिजिएस्ट ओशन कहलाता है। बिजिएस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेड रूट ज़्यादा है, क्योंकि आपस में कॉन्टिनेंट आपस में बहुत सारे लिंक हो रहे हैं, तो यहाँ से जो रूट है, जो सी रूट है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आना जाना लोगों का ट्रेड के थ्रू, जो शिप्स वगैरह हैं, ऑब्वियस है वाटर पे शिप ही चलती है, कार तो चलेगी नहीं। तो ये रूट जो है, ये जो ओशन है वो ट्रेड के अकॉर्डिंग बहुत बिजी रहता है और ये बहुत ट्रैफिकेबल है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन आफ्टर पैसिफिक एंड अटलांटिक नॉर्मल। इट इज़ ब्रॉडेड बाय मेनलैंड इंडिया इन द नॉर्थ। इंडियन ओशन जो है थर्ड बिग ओशन है पैसिफिक और अटलांटिक के बाद। ये जो है इट्स बॉर्डर्ड बाय मेनलैंड इंडिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका ऑन द वेस्ट। इंडियन ओशन के नॉर्थ में यानी इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, सदर्न ओशन फ्रॉम द साउथ एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट पर ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम आफ्टर अ कंट्री। ये एक ऐसा ओशन है जिसका नाम उसके ऊपर वाली कंट्री यानी जस्ट आफ्टर, उसके बाद जो कंट्री स्टार्ट हो रही है, तो कौन सी कंट्री स्टार्ट हो रही है? इंडिया। तो ये एक ऐसा ओशन है जिसके बाद जस्ट आफ्टर जो कंट्री स्टार्ट हो रही है उसी के नाम पर रखा गया है। इट कवर अबाउट 20% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के ऊपर जितना वाटर है उसका 20% वाटर अकेले इंडियन ओशन में है। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द वर्ल्ड डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू दिस ओशन। तो जितनी भी वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो अपना वाटर डिस्चार्ज यानी आकर कहाँ मिलती है? मोस्ट ऑफ, सारी नहीं, मोस्ट ऑफ। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर यानी ज़्यादातर जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो अपना वाटर इंडियन ओशन में ही आकर मिलती हैं। एग्जाम्पल शट अल अरब, जम्बेजी, इंडस रिवर, गंगेज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इरावदी। ये सारी जो है इम्पॉर्टेंट और बिग रिवर्स हैं। इंडियन ओशन इज द होम ऑफ न्यूमरस आइलैंड, एग्जाम्पल अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मैडागास्कर, Zanzibar, Lakshadweep Island. Its deepest point Java Trench 7,258 meters। ठीक है, तो इस ओशन में हमें ये सारे आइलैंड देखने मिलते हैं और इस ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है जावा ट्रेंच जो है 7,258 मीटर्स डीप। आर्कटिक ओशन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड शैलोवेस्ट ऑफ ऑल द ओशन इन द वर्ल्ड। ये ओशन जो है बहुत छोटा है सारे ओशन में। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय यूरोप की बॉर्डर से टच करता है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका की भी बॉर्डर से टच करता है। कौन? आर्कटिक ओशन। It lies north of the Arctic Circle 66.50 degree north and surround the North Pole 90 degree। ये जो है हमें आर्कटिक सर्कल जो हम देखते हैं ना, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और नॉर्थ पोल के 90 डिग्री पे जाके ख़त्म होता है। इट्स टोटल एरिया इज़ 14.05 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट लोवेस्ट पॉइंट इज़ पाम बेसिन 4,665 meters. It is connected to the Pacific Ocean by Bering Strait। स्ट्रेट कल पढ़ाया था कि स्ट्रेट किसको कहते हैं, पढ़ाया था ना? ठीक है, जहाँ पे दो ओशन बॉडीज मिलती हैं, कनेक्ट होती हैं, उसे स्ट्रेट कहते हैं। हमने कल देखा था पार्क स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन
और आर्कटिक ओशन जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। मोर फिश लाइव अलॉन्ग द एज ऑफ दिस ओशन दैन एनीवेयर एल्स ऑन दी अर्थ, यानी सबसे ज़्यादा तो फिश की प्रजाति यहाँ मिलती है, अदर किसी ओशन से ज़्यादा यहीं मिलती है। सदर्न ओशन, अंटार्कटिका ओशन की बात करते हैं हम। The International Hydrological Organization in 2000 AD gave recognition to a fifth ocean near the South Pole and named as Southern Ocean. इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर के बेस पे रिसर्च करती है। 2000 में उन्होंने इससे फिफ्थ ओशन दिया है जो साउथ पोल के बिल्कुल नज़दीक आता है। तो ये ऐसा फिफ्थ ओशन है जो साउथ पोल में फिफ्थ ओशन है, लेकिन सबसे जो नज़दीक ओशन यही है, इसीलिए इसे सदर्न ओशन नाम दिया गया है। इट इज़ ओनली ओशन दैट स्ट्रेचेस अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ होम टू द पेंगुइन नोन एज एम्परर पेंगुइन्स। सम ऑफ द जोग्राफिकर डू नॉट रिकॉग्नाइज इट इज़ एन ओशन। देखो ये ओशन जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्पैच है, यानी टुकड़ों में बटा हुआ है। तो कुछ जोग्राफिकर्स जो हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो इसे ओशन ही नहीं मानते। और यहाँ पर एक प्रजाति मिलती है पेंगुइन, जिसे एम्परर पेंगुइन भी कहते हैं। वो यहाँ के टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में सुटेबल है, इसीलिए वो यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। इट इज़ थिक गैसवस एनवेलप विच सराउंडेड अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। मुझे नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैंने प्रीवियस चैप्टर में तुम्हें ये क्लियर किया है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। फिर भी हम एक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। इज अ थिक गैसवस एनवेलप विच सराउंडेड अर्थ, सही है। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। Without atmosphere, life would be impossible and there would be no clouds, wind, storm, weather and climate। सही है ना। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं, हम सोच नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है अर्थ पे लाइफ। और जब तक एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्लाउड्स नहीं है, विंड्स नहीं है, स्टॉर्म नहीं है, वेदर नहीं है, क्लाइमेट भी नहीं हो सकता। इट एक्ट एज अ कैनोपी विच प्रोटेक्ट्स अर्थ surface from the full range of solar effect by day and prevent excessive loss of heat by night। ये एटमॉस्फेयर एक ऐसी कैनोपी यानी एक तरह से छतरी है, कवर्ड एरिया है हमारी अर्थ का, जो हमें जितने भी नेगेटिविटी है अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने भी सोलार इफेक्ट्स आते हैं उनसे हमें ये बचाती है। एक तरह से ये हमारी प्रोटेक्शन लेयर है। If differs from lithosphere and hydrosphere is many way, air is a colorless। एयर एक कलरलेस है ना, दिखती है कभी हवा? नहीं दिखती। ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है यानी जो हवा चलती है, देखो किसी से टकरा कर आती है, गार्डन में खड़े होते हैं, फ्लावर से टकरा कर आती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो खुशबू हवा की नहीं होती, वो फ्लावर की होती है। और अगर हम एयर की बात करें तो एयर जो है ऑर्डरलेस है, यानी वो उसमें कोई स्मेल नहीं है। एक तो कोई कलर नहीं है, स्मेल नहीं है, और टेस्टलेस है, यानी इसकी कोई स्मेल भी नहीं है, दिखती भी नहीं है, कलर ही नहीं है तो क्या दिखेगा, और उसके साथ टेस्ट भी नहीं है कोई। It is mobile, elastic and compressible in nature. About 97% of atmosphere lies within the height of the above 30 km from the Earth's surface and extend up to 1600 km into space। यानी जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते रहेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक में हमें चेंजेस मिलने लग जाएगा। हम जैसे 30 किलोमीटर अब जाते हैं, हमें एटमॉस्फेयर में चेंजेस खुद ब खुद नज़र, हम जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, तो जिस तरह हम हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जितनी हाइट पे जाते होंगे एटमॉस्फेयर में चेंज नज़र आएगा।
ऐसे ही अगर हम स्पेस में जाते हैं तो 600 किलोमीटर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन लेवल में बहुत कमी नज़र आती है। तो अब हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बाकी चीज़ें और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए 5 ओशंस हमने क्लियर किया है। हमारा वो 5 ओशन थे: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन और अंटार्कटिका ओशन। ये 5 ओशन के बाद हमने डेफिनेशन देखी है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ गैसेस, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और 1-2 टॉपिक हमारा बचा है। उसके बाद हमारा हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो होप यू विल अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।